विश्व पुस्तक मेला 2025 के इस अवसर पर मैं दिनेश कुशवाहा इंक पब्लिकेशन पूरे परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज ये बहुत ही खास मौका है और हम बात कर रहे हैं साहित्य की। साहित्य सृजन के पथ पर जो हमारी यात्रा है, कुछ लोगों के लिए ये एक शुरुआत है, कुछ लोगों के लिए ये एक मोड़ है और कुछ लोगों के लिए एक निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, सृजन करते रहना। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में मंच संचालन कर रही हैं, बरेली से अचीवर्स, फाउंडर ऑफ अचीवर्स हाइव, नेहा पांडे जी, आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा सभी को नमस्कार। मैं नेहा पांडे बरेली से आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। इंक पब्लिकेशन में आप सभी के साथ एक संपादक के रूप में, एंकर के रूप में, कई रूपों में आपने मुझे यहाँ देखा है, एक लेखक के रूप में भी देखा है। और ये सौभाग्य है मेरा कि आज लेखक मंच पर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। कुछ बेहतरीन से दिग्गज कलाकार हमारे साथ हैं जिनकी कहानियों का, लघु कथाओं का, विभिन्न जो हमारे पास काव्य संग्रह है, इनका पुस्तक विमोचन आज हमारे मंच पर होना है। तो सभी को मेरा नमस्कार। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनकी पुस्तक का एक तरह से विमोचन है, बुक लॉन्च, जिसमें हम सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा शिवानी चतुर्वेदी जी, प्लीज़ आप मंच पर आएं। इसके बाद मैं जिन कवित्री को बुलाना चाहता हूँ, सुरभि जैन जी, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर इस समय हमारे साथ हैं शिवानी चतुर्वेदी जी, जिनकी हमारे बीच आज एक बहुत ही बेहतरीन कथाओं का एक संग्रह जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, भूली बिसरी धरोहर। उनसे और जानेंगे इस विषय में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरे लेखक के रूप में हमारे बीच हैं सुरभि जैन जी, जिनकी लाइफ 2.0 जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी टू अ न्यू यू, ये भी एक किताब है जो लॉन्च होने जा रही है। सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी शिवानी चतुर्वेदी जी को, जो अपनी इस काव्य यात्रा के बारे में, कथाओं के बारे में हमें बताएंगी कि कैसे उनका ये सफ़र रहा, क्या रहा। शिवानी जी, मंच पर आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी शिवानी जी का यहाँ पे स्वागत किया जाए, क्योंकि जो इनकी कथाओं का संग्रह है, लोक कथाओं का, भूली बिसरी धरोहर, जो कि नाम में बहुत कुछ बातें कहता है। तो सबसे पहले शिवानी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी विद्याजनों को मेरा प्रणाम। शिवानी जी, जो आपकी किताब है भूली बिसरी धरोहर, जिसे आप देख सकते हैं, ये पुस्तक किस विषय पर आधारित है? मेरी पुस्तक ब्रज की लोक गाथाओं पर आधारित है। तो ये लोक गाथाएं गाई जाती हैं। बहुत सुंदर। तो इस पुस्तक में पाठकों के लिए क्या है? पाठकों के लिए लोक गाथाएं जो होती हैं उनमें कथा का एक किसी खास विषय पर चर्चा होती है, गाया जाता है, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में लोक गाथा का संपूर्ण कथा रूप लिखा। बहुत सुंदर। मुझे ध्यान है, हम लोग भी बचपन में जब हमारी नानी और दादियाँ जो है वो हमें कहानियाँ सुनाती थी, कथाएँ सुनाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। निश्चित रूप से जो भूली बिसरी धरोहर है, ये हम सभी अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने इस विषय पर लिखने के लिए कैसे सोचा? मैंने ये गाथाएं, मतलब ये गीत, लंबे लंबे गीत मैंने अपने घर में नानी से, दादी से सुने थे और उसी समय मतलब गीत की पूरी कथा को जानने की मन में एक जिज्ञासा थी और उसी जिज्ञासा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इसके ऊपर इसकी पूरी कहानी को लिखूं, और जो कि मैंने किया। अच्छा, जब इस किताब को आप लिख रही थी तब आपके मन में क्या था? मेरे मन में ये विचार था कि ये जो चीज़ है, जो साहित्य है हमारे यहाँ, लोक साहित्य कहेंगे इसे, लोग इसे भूलते जा रहे हैं
और आज उसे जानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेरे मन में ये विचार था कि मैं इस धरोहर को आगे अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊं और इसे संजो कर रखने का विचार था। तो इसकी पृष्ठभूमि आपने कैसे तैयार की शिवानी जी? इसकी पृष्ठभूमि तो असल में मैं स्वयं ब्रजभाषा क्षेत्र से आती हूँ, ब्रज क्षेत्र से आती हूँ। तो जो पृष्ठभूमि उसी समय तैयार हो, मतलब मन में ब्रजभाषा के प्रति एक प्रेम था, जिसके कारण इसको लिखने का मन में विचार आया। कुछ और शिवानी जी जो आप हमारे पाठकों को अपनी किताब के बारे में बताना चाहें तो आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो हमारी जो लोक साहित्य हैं, लोक परंपराएं हैं, उसमें और अधिक रुचि लें। और इसी कारण मैंने इस किताब को कथा रूप में लिखा, जो कि कथाएं जैसे गीत की अपेक्षा कथा व्यक्ति को अधिक आकर्षित करती है, मेरा ये अपना विचार है। तो उन गीतों को कथा रूप में लाने के पीछे यही मकसद था कि बच्चे आगे इसे पढ़ें और इसके विषय में जानें और समझें। आपकी इस साहित्यिक यात्रा के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ मंच पर होने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। अगले लेखक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं सुरभि जैन जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ 2.0 इनकी किताब का टाइटल है और बहुत ज़्यादा कैची टाइटल है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज़ हमारे दर्शकों से जुड़िए आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी से मेरा नमस्कार और धन्यवाद जी। सुरभि जी, लाइफ 2.0 अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, बहुत ज़्यादा कैची सा टाइटल है ये। मैं खुद भी इसको देखकर सोचने लगी कि आखिर इस कहानी इस जो किताब है आपकी, उसको आपने ये टाइटल क्यों दिया होगा। तो सबसे पहले तो इस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए मेरी। आपकी और सभी की जिज्ञासा को शांत करूंगी मैं। लाइफ 2.0 का मतलब होता है आजकल हमारे जीवन में अपग्रेडेड वर्जन। एक वर्जन हम जी चुके हैं और अब दूसरा वर्जन हम जिएंगे। हर कोई अपने जीवन में अपने बीते कल और अनुभवों को लेकर कहीं ना कहीं पहलुओं पे अटका हुआ है, और शेयर भी ना करें आप लोग या करें भी, पर इंट्रोस्पेक्शन चलता रहता है। तो उस चीज़ को लेके मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। और दूसरा टॉपिक, इसकी जो सब लाइन है, सब हेडिंग है, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी टू अ न्यू यू। दैट मीन्स ये पुस्तक आपको एक आत्मखोज की एक यात्रा है, सेल्फ डिस्कवरी इंट्रोस्पेक्शन के लिए है कि आप जहाँ भी स्टक हैं अपनी लाइफ में, वहाँ हॉल्ट की बजाय उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से हम सभी के जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम करते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करते हैं। तो आपकी किताब उसी चीज़ को शायद परिलक्षित करती है कि किस तरह से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, कहीं अटकना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, एक तरीके से ये मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट जैसा भी महसूस होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए इसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा है और उसकी थीम मैंने रिफ्लेक्टिव और इंस्पिरेशनल रखी है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स आप तक पहुँचेंगे वो फीलिंग्स की तरह पहुँचेंगे, ना कि एक वर्ड्स की तरह पहुँचेंगे। आपकी किताब में मैंने एक चीज़ बहुत ही प्यारी सी नोटिस की है, जैसे कि आपने अपनी किताब में कई जगह पर रियलिटी चेक लिखे हैं। वो रियलिटी चेक के बारे में हमारे पाठकों को प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये पुस्तक हर उम्र हर जनरेशन की है। ये सिर्फ बचपन या और इवन ये मिलेनियल्स, जेनजीज और अल्फाज के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसीलिए मैंने रियलिटी चेक्स और टास्क की फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है। पोइट्री के साथ साथ मेरे फादर मदर भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं की सीख को, उन्हीं की गाइडेंस को मैंने रियलिटी चेक्स में कन्वर्ट किया है, जहाँ आप बहुत इफेक्टिवली और बहुत क्विकली उस चीज़ को ग्रास्प करके उसे अप्लाई करें। बहुत सुंदर। इस किताब के बारे में मैं जो आपको बहुत जो खासियत है, इस किताब जब ये मेरे पास आई तो सुरभि जी ने इसका इंटीरियर का भी, शायद इसमें आवाज़ ठीक नहीं है, मैं इस किताब के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ये देना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे रेखा चित्र भी हैं और एक बहुत ही सुंदर बुक ये बनी है। और सारी किताब में पूरा इसके आगे से लेकर पीछे तक, यहाँ तक कि बुक का कवर भी आपने डिज़ाइन करके हमें भेजा था। तो इस किताब पर हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ी और बहुत ही सुंदर किताब बनकर आई है। थैंक यू। किताब के बारे में जिज्ञासाएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आप इस किताब को लिख रही थी तब आपके मन में क्या था? एक थॉट था मेरे मन में कि जिस तरह मैंने सेल्फ डिस्कवरी के कंसेप्ट को अपनाया है,
उसी तरह मैं सारे पाठकों पे ये पहुंचाऊं कि वो भी इस चीज़ को अपना पाएं। ब्रेक्स हर एक की लाइफ में आते हैं, सिचुएशंस हर एक की लाइफ में आती हैं जो आपको रोकेंगी, बट उससे रुके ना, उससे अपना पाथ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस रखें। तो यही होता है सेल्फ डिस्कवरी और यही होता है आपकी लाइफ का वर्जन 2.0। ब्यूटीफुल। कोई स्पेशल मैसेज जो आप अपने पाठकों को देना चाहेंगे इस किताब के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं साइनिंग के दौरान भी यही मैसेज सबको दे रही हूँ। रीड, फील एंड अप्लाई एंड बिकम द 2.0 वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 10 सेकेंड और लेना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैसेज मेरा और है, इसमें काफ़ी टाइटल्स मैंने बहुत रिलेटिव एंड बहुत जनरेशन स्पेसिफिक रखे हैं, बट एक टाइटल बहुत रियलिटी है, दैट इज़ फेनिक्स। फेनिक्स बर्ड इजिप्शियन बर्ड होती है जो अपने एशेस से, अपने राख से वापस बनती है और वापस आसमान में बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है। इसीलिए मैंने इसका कंसेप्ट सेल्फ डिस्कवरी पे रखा है और सारी पोएम्स के टाइटल इसी से रिलेटेड हैं। एंड मैं उसकी 2 लाइनें यहाँ रिसाइट करना चाहूँगी। Like a phoenix, I rose from ashes again. From every trial turned pain into gain. A phoenix in his reformed flight. A phoenix in his reborn flight. And one more dedication to my mother here. One more poem I have written on her, and whatever she has helped me out on whatever platform she has helped me out and has made me stand here today. So lines are dedicated to her. My dearest psychologist mother, with deepest thanks and boundless love, for lifting one to skies above, for every hug, for every knock, for being my foundation rock. बहुत सुंदर। इसी के Thank you साथ everyone. बिल्कुल। और माँ के ऊपर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पंक्तियाँ व्यक्त की हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपकी मम्मी भी इमोशनल हो गई हैं और आपकी बातों को कुछ हिंदी में व्यक्त करना चाहूँगी कि मैं उस पर क्या लिखूँ जिसकी मैं खुद ही एक रचना हूँ। मैं उस पर क्या लिखूँ जिसकी मैं खुद ही एक रचना हूँ। उसके लिए कुछ कह पाऊँ कद में इतना अदना हूँ। जिसके कारण इस अंधियारे जीवन में ज्योति है वो बस माँ होती है। और देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ योर मदर। और बहुत सुंदर आपने व्यक्त किया। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम कैमरे में कैद नहीं कर पाते और मैं साक्षात आपको देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरभि जी आपको इस पुस्तक के लिए। To read and please apply the concept of self discovery on yourself. Thank you. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कवित्री अलका गुप्ता जी को, प्लीज़ वो मंच पर आए। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लेखिका जयंती सेन मीना जी को, प्लीज़ आप दोनों लोग मंच पर आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। अगली 2 पुस्तकों के रूप में हमारे बीच अलका गुप्ता जी उपस्थित हैं, जिनका काव्य संग्रह दस्तक है हमारे साथ। इंक पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुआ है। और साथ ही साथ हमारे बीच हैं जयंती सेन मीना जी। आप बंगाल को बिलोंग करती हैं और नेवर अवे फ्रॉम यू इनके इस उपन्यास का नाम है। तो एक काव्य संग्रह और एक उपन्यास। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अलका गुप्ता जी को, जो दस्तक के विषय में हमें कुछ बताएंगी। बड़ा ही प्यारा नाम है दस्तक। आपका जो काव्य संग्रह है अलका जी, बहुत ही अच्छा सा इसका आप देख सकते हैं कवर पेज है जिसे डिज़ाइन किया गया है एक पब्लिकेशन की तरफ से। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बहुत आपका। आपकी इस काव्य संग्रह के पीछे आपकी क्या प्रेरणा है अलका जी? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेरणा से पहले कुछ पंक्तियाँ अपनी पोएम की पढ़ना चाहूँगी। संदूक में बंद साड़ी की जैसी स्त्री, संदूक में बंद साड़ी की जैसी स्त्री, संदूक से निकलने को बेताब स्त्री। लेकिन मौसम ऐसा कोई आया ही नहीं, लेकिन मौसम ऐसा कोई आया ही नहीं, फिर कैसे आ सकती है बाहर स्त्री। कोई समय होता है, कारण होता है, बिन बात खिल जाए तो खटके स्त्री। ओढ़े रहती है तमाम बंदिश है, अपनों की गैरों की बेवक्त
कैसे बाहर आ सकती है स्त्री। और इसी के साथ ये तो स्त्री की बात थी, और मैं आदमी की बात करना चाहूँगी। कभी बच्चा सा खिल जाए, कभी बच्चा सा खिल जाए, कभी कांटा सा चुभ जाए, कभी उपवन कभी जंगल है आदमी, कभी मंगल कभी अमंगल है आदमी, कभी त्योहारा सा उल्लास छाए, कभी मुर्दों जैसी खाक उड़ाए, यहाँ वहाँ यूं ही उड़ता फिरता है आदमी, फिर पल पल बूंद बूंद रिश्ता है आदमी। तो ये मेरा काव्य संकलन दस्तक, जिसके लिए मैम ने पूछा मुझसे मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। तो देखिए, प्रेरणा का तो कोई एक निश्चित दायरा नहीं है। हम पूरी जिंदगी सीखते और प्रेरित होते रहते हैं किसी भी चीज़ से, जड़ से, चेतन से, किसी भी चीज़ से। लेकिन अपनी इस लेखक बनने का श्रेय मैं अपनी दादी माँ को देना चाहूँगी। और जैसे कि अभी मैम ने भी बताया था कि हम दादी नानी की कहानियाँ सुनते हैं, तो ये हमारे टाइम में होता था। हम कोई भी ऐसी रात्रि नहीं होती थी जब हम अपनी दादी को बिना कहानी सुने सोने देते थे या हम सो जाते थे। और उनके पास प्रतिदिन खजाने में, मतलब कहानियों का खजाना होता था, और एक नई कहानी और एक नई कविता हमें प्रतिदिन वो पता नहीं कहाँ से निकाल कर देती थी, और वो हम चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकते थे कि कहानियाँ लिमिटेड हैं और उसमें से नई कहानियाँ बनना एक वास्तव में चमत्कार, हमारे लिए चमत्कार होता था उस वक्त। तो शायद वही उनका जो गुण था, वही भाव, वही गुण शायद मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गए, और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब लेखिका के रूप में मैं लेखिका बन गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने काव्य को ही अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों चुना? एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो साहित्य की सभी विधाएं बहुत, उनका अपना ही चार्म है, अपनी ही सुगंध है, अपना ही सौंदर्य है। लेकिन काव्य में क्या होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से एक सुरीले ढंग से गागर में सागर भर सकते हैं। अपनी बहुत लिमिटेड शब्द में अपनी बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा अपील करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ मंच पर जुड़ी और हमारे पाठकों को आपने अपनी किताब के बारे में बताया, अपने जो आपका प्रेरणा रही उसके विषय में बताया। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जयंती सेन मीना जी को। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं चाहूँगी कि जयंती सेन मीना जी अपने उपन्यास के विषय में हमें बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी जो अपनी व्यस्ततम जीवन की सारी व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ पे उपस्थित हुए आज इस लेख मंच के अवसर पर। और मेरी तरफ से यही कहना है कि साहित्यकार जो कुछ भी लिखता है, शायर जो कुछ भी कहता है, या उपन्यासकार विविध विधाओं में जो कुछ भी प्रकाशित करता है, वो सब अपने आसपास की घटनाओं से, समाज में जो कुछ वो देखता है, समाज में जो कुछ वो देखकर अपने आप में उस अभिव्यक्ति को किताबों के माध्यम से व्यक्त करता है। ये मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लोगों ने कहा है, तो मैं उसी विधा में सामने आ रही हूँ। नेवर अवे फ्रॉम यू, नेवर अवे फ्रॉम यू, ये अंग्रेजी नाम ज़रूर मैंने लिया है, लेकिन उपन्यास जो है हिंदी में, और ये एक ख़ास डायलॉग है इस उपन्यास का जो पूरी, जिसकी व्याप्ति शुरू से लेकर आखिर तक रहती है। और मेरे को ऐसा लगा कि आज के ज़माने में नेवर अवे फ्रॉम यू एक दूसरे को जतलाना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे से जुड़े रहें और ये कहते रहें कि नेवर अवे फ्रॉम यू, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, उसी तरह से नेवर अवे फ्रॉम यू करके अगर आप किसी को हक करते हैं तो लगता है कि आपकी बात जो है अगले तक पहुँच गई है। तो दैट्स द रीज़न आई हैव रिटन नेवर अवे फ्रॉम यू, बट इन हिंदी। साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि मैं बंगाल से हूँ, पैदाइशी मेरी दिल्ली की है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा कर्म संसार, मेरा विवाह संस्कार सब कुछ बंगाली परिवार में हुआ है। मैं बंगाली परिवार से जुड़ी हुई, किसी भी बंगाली शख्स से मेरी शादी नहीं हुई। मेरे माता पिता बंगाली थे, जिस परिवार में ब्याही गई वो बंगाली थे, और जिस जगह पे, जिस क्षेत्र की मैं बाशिंदा हूँ, चित्तरंजन पार्क, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ पे रहती हूँ, और वो सब बंगाली, ज़्यादातर 95% आप कह सकते हैं कि बंगाली हैं।
तो इसलिए मेरे में बंगाल रचा बसा है। बंगाल की मिट्टी की खुशबू मेरी इस रचना में आपको मिल जाएगी। मेरी भाषा, शैली और छंद के रूप में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आज तक, इससे पहले तक मैंने सिर्फ काव्य संग्रह और एक कथा संग्रह, एक कहानियों का संग्रह मेरे छपा है। तो मैं शायद कविता के माध्यम से ज़्यादा खुद को व्यक्त कर पाती हूँ। ये मिनी उपन्यास मेरा पहला प्रथम प्रयास है, इसलिए आप लोगों को कहीं त्रुटियाँ डायलॉग में या कहीं पे अगर मिले तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे उसके लिए, और अगली किताब का इंतज़ार करेंगे ताकि मैं इसे बेहतर लिख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा आपकी बातों में। आप बंगाली परिवार से हैं और आपने ये किताब हिंदी में लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस किताब का कवर आपके शायद भतीजे हैं वो, जी हाँ, उदित सेन जी हैं, पीछे इनका फोटो है, तो इन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर कवर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हस्बैंड नीलोय सेन जी थे और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे और बहुत सारी ड्राइंग हमने उनकी देखी है। और जब भी आप इनकी पुस्तक को देखेंगे, उनके पीछे साथ में ये भी फोटो है। आप दोनों लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं और जब आप लोग साथ में होंगे तो बहुत अच्छे दिखते होंगे सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। मैं इन प्रकाशन का धन्यवाद सबसे पहले करूँगी खासकर हमारे दिनेश जी का, जिन्होंने मुझे उपन्यास लिखने का शौर सिखाया, जिन्होंने मुझे सिखाया कि उपन्यास, आप तो कविता लिखते रही हैं, उपन्यास कैसे लिखा जाता है तो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको खास धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उस शख्सियत को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे आप लोगों के सामने मंच पर खड़ा रहने का एक सौभाग्य दिया, प्रदान किया। वो है मेरे दिवंगत पति नीलोय सेन, जिनका नाम आपने लिया है। जी बिल्कुल। और अभी वो एक विज्ञापन जगत के जाने माने शख्सियत थे और उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के इस रास्ते तक मेरे को लाया। उदित सेन का खास मैं उनका नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने आप उनको, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी उदित जरा आप खड़े हो जाएं और सब लोग आपको पहचान सकें। और दो और नाम लेना चाहूँगी, मुझे 1 सेकंड का टाइम दें प्लीज़। 2 और नाम लेना चाहूँगी, मेरी बिटिया तनाया सेन, क्योंकि जब रचनाकार लिखता है ना वो टेम्परामेंटल हो जाता है कई बार। उस टेम्परामेंट को इतना बोझिल हो जाता है कि घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि कभी हाँ कभी ना, कभी हंस रही हैं कभी रो रही हैं, बात क्या है। तो उस टेम्परामेंट को झेलने के लिए जितनी ज़रूरत होती है शक्ति की, वो मेरी बेटी मुझे प्रदान करती है। और जो टेक्निकलिटी होती है वो मेरे दामाद साहब यहाँ पे खड़े हैं, मेरे पुत्रवत हैं संजीत गुप्ता, इन्होंने मुझे ये प्रदान किया। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। खास मेरे दोस्त यहाँ पे, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ मेरे बहुत पुराने दोस्त, तकरीबन 48 साल से मेरे दोस्त वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सविता सिंह सैवी जी को, टेम्पल टू टनल। आपकी एक तरह से डायरी है, रिपोर्टिंग है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतिमा पुष्प जी को, कठपुतलियाँ जीवित है उसकी ऑथर। आप आइए मंच पर। मंच पर हमारे बीच आ चुकी हैं सविता सिंह सैवी जी, जो इससे पहले कई अपनी उनकी कविताओं का काव्य संग्रह का प्रकाशन हो चुका है। और हम ज़्यादातर लोग उन्हें उनकी भाव शून्य में के नाम से भी जानते हैं। सविता जी जो है एक जर्नलिस्ट हैं। आज टेम्पल टू टनल इसका जो शीर्षक है, जो डायरी इन्होंने लिखी है, इसके बारे में मैं खुद इन्हीं से ही ज़्यादा पूछूंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आकर्षक लगा मुझे इसे देखने के बाद। आप देख सकते हैं टेम्पल टू टनल क्या है, हमें लेकर जाएंगी इस दिशा में, टेम्पल टू टनल की ओर। सविता जी आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी आप स्वागत करें उनका। टेम्पल टू टनल जैसे प्यारा। सबसे पहले तो सैवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Neha ji. And first of all, I would like to thank you, extend my warm welcome to all of you, because you all are here. And early in the morning, expecting people is really hard. So thank you very much. नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि जो टेम्पल टू टनल है, ये किताब मैंने
लिखी है, उत्तराखंड में जो आपदा हुई थी अभी के जो अभी टनल में जो वो हो गया था, जब 41 मजदूर वहाँ पर जो फंस गए थे, उससे रिलेटेड मैंने उसका पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है कि किस तरीके से वहाँ पर लोग फंस गए थे, किस तरीके की उनकी भावनाएं रही, कैसे उन्होंने उससे अपने आप को बाहर निकाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप सामने अपनी मृत्यु देखें तो कैसी फीलिंग्स आती होंगी, लेकिन उस वक्त पर उन्होंने जैसा फील किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम ना सरकार की हमेशा बुराइयाँ लिखते रहते हैं और अच्छाइयाँ कभी कभी लिखते हैं, तो जब आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि 24 घंटे के लिए एक मुख्यमंत्री वहाँ पर आके बैठ गया हो, तो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट द ग्रेट एफर्ट डन बाय बीजेपी दिस टाइम। This was the basic thing. The great effort they have shown to put through the things. That was really appreciating effort. I should rather say. दूसरी बात यह है कि देवों की भूमि है उत्तराखंड, इसमें मैंने दूसरा एक मानवीय अपना जो वो है आकलन वो भी दिया है कि देखिए देवभूमि है उत्तराखंड और वहाँ पर आपदाएं जो आजकल हो रही हैं वो ये इतिहास में विदित है कि जब भी मानव ने प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़खानी की है उस टाइम पे हमको हमेशा ही कुछ ना कुछ उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमको देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और उसी की वजह से ये सब हुआ है। तो कहने की बात यह है कि उसमें मैंने जो हमारे पर्यावरणविद हैं उन लोगों के भी विचार उसमें मैंने डाले हैं, और उसमें आपको वर्ड टू वर्ड इवेंट टू इवेंट आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, प्लस आपको उत्तराखंड का थोड़ा सा इतिहास भी देखने के लिए मिलेगा कि कैसे वहाँ पर और किस लिए एक्चुअली में ये टनल बनाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि जब आप आजकल मानव जितना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है उतनी ही चीज़ें खराब होती जा रही है, और वो एक ऐसी जगह है जो पहले से ही पर्यावरण लोगों ने बोल रखा है कि वहाँ पर ऐसे निर्माण जो है वो थोड़े से हानिकारक हो सकते हैं। दूसरा उसमें एक और जो बहुत सही वो था कि वहाँ पर एक टेम्पल था बाबा भोगनाथ का, तो उस टेम्पल को जब हटाया गया तो उसके बाद ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हुई। तो कहते हैं कि मान्यताएं ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, हमारे पूर्वजों ने और सभी लोगों ने अगर मान्यता बनाई है तो वो फॉलो करने के लिए बनाई गई है। कहते हैं कि दिव्य शक्तियों के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसमें मैंने ये वाला एंगल भी दिया है। मैं आपके साथ शब्दों को जोड़ना चाहूँगा। इस किताब में सिलसिलेवार तरीके से उत्तराखंड में जो आपदा हुई थी 41 मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे उसको सिलसिलेवार से ये एक तरह का दस्तावेज है, ये एक तरह के डेटा पर और वहाँ के सोर्सेस पर सरकार के सोर्सेस पर आधारित है, और एक एक पॉइंट जैसे जैसे इन्होंने वहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें चल रही थी बहुत ही संक्षिप्त में और विद फोटोग्राफ के साथ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में समझाया है। एक और डिस्क्लेमरेशन देना चाहूँगी, मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ एंड परमानेंट जर्नलिस्ट मैं पहले थी, अभी मैं ऑथर हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी प्रतिमा पुष्प जी को, जिनका पहला उपन्यास कठपुतलियाँ जीवित हैं हम सबके बीच आज एक पब्लिकेशन से प्रकाशित। एक बात मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस किताब को कठपुतलियाँ जीवित है ये आपका पहला उपन्यास है, और जब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी तब आप कविताएं लिखती थी, कविताओं से कहानी की ओर और कहानी से उपन्यास की ओर। जी, सबसे पहले इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और मैं इस मंच पे आकर बहुत ही सुखद अनुभव कर रही हूँ। मैं नेहा जी से चाहूँगी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा जन्म तो शहर में हुआ था, लेकिन हमारी मातृभूमि गांव में थी, और गांव तो गांव होता है, हर गांव की एक परंपरा होती है, बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, लेकिन आनंद भी बहुत होता है। तो मैं कविताओं शुरू में मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। क्या मैं बचपन से ही कुछ अपनी 5 बहनों में अलग ही थी, और मुझे लेखन के क्षेत्र में लाने वाली मेरी बेटी, इसने मुझे प्रेरणा दी कि जो तुम डायरियों में लिखती हो और पन्ने फाड़ के फेंक देती हो अपनी उलझने, इनको तुम एक साकार मूल रूप दो और लिखो माँ। और मैंने लिखना शुरू किया। आज तक इसकी याद के साथ
मेरी लेखनी भी निरंतर चल रही है। मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया था, बेटी की शादी के बाद, और वो समझ लीजिए कि मेरा जो भी लेखन है ये मेरी सबसे बड़ी प्रशंसक होने के बावजूद मेरी बहुत बड़ी आलोचक है। कभी कभी मैं इससे डर भी जाती हूँ कि ये तो लिख दिया, अभी कहीं मुझे डांट न पड़े। तो ये इसका प्यार है और अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप मुझे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा एक बहुत ही जिज्ञासा भरा प्रश्न है, जो शीर्षक है कठपुतलियाँ जीवित हैं, तो इस शीर्षक से हमें प्लीज अवगत कराइए कि शीर्षक क्यों है आपके इस उपन्यास का। हाँ जी, जरूर उत्तर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले कविताएं लिखती थी और फिर उसके बाद कविताओं में ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ तो लिख दिया है, लेकिन शायद बहुत कम में अपने को समेट लिया है। फिर मैंने कहानियाँ शुरू की, 3 कहानी संग्रह भी हमारी आई, और उसमें भी मेरी आत्मा जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। तो कह सकते हैं कि उपन्यास लिखना एक मेरे लिए बहुत लंबी प्रोसेसिंग थी। दिन भर घर का काम देखना और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना, और इसके बाद टुकड़े टुकड़े में उपन्यास को लिखना, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। लेकिन बहुत ही कम समय में मैंने ये बुक लिखी है। और जो इसका शीर्षक है कठपुतलियाँ जीवित हैं। हर इंसान ईश्वर के इशारे पे नाचता है, कुछ परंपराओं के इशारों पे नाचता है, कुछ सामंतवादिता के इशारों पे नाचता है। मतलब वो जो भी कर्म करता है कि कुछ भी करते चले जाना, ही हमारी परंपरा है, ये हमारी लीक है। और घर के अंदर क्या क्या होता है और घर के बाहर भी क्या क्या होता है, एक स्त्री के अस्तित्व को देखने की बात है, समझने की बात है। और बस यही मेरे मन में आया कि हम कठपुतलियाँ नहीं हैं कि तुम नचाओगे और कहीं किनारे रख दोगे, तो हम ये कठपुतलियाँ जीवित हैं। जब मेरे पास ये किताब प्रकाशन के लिए आई थी तो मेरे मन में यही सारे सवाल थे कि इस किताब का नाम कठपुतलियाँ जीवित हैं क्यों। तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं एक ऐसी लेखिका के बारे में आपसे परिचय कराना चाहूँगा जो यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है स्वास्थ्य कारणों से, जो यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है अपने स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन मैं इस किताब के बारे में, इस किताब का भी विमोचन है, इस किताब का भी लॉन्च है, बुक लॉन्च है आज। और ये किताब जो बांझ है, इसका टाइटल तो बहुत ही कह लीजिए कि सबको पता है इसका मतलब, और वैसी ही ये किताब है। और ये जो कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी लेखिका है जिन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की, बहुत ऊंची डिग्री नहीं इनके पास, और इनके साथ एक बहुत ही संयोग जुड़ा हुआ है कि जिस समय हमारी इनके पास पांडुलिपि आई थी, उस वक्त वो उनका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चल रहा था और बचने की और उनको जीवन जीने की भी कोई इच्छा नहीं थी। और फिर एक शब्द, एक लाइन जो मैं हमेशा सबके लिए कहता हूँ, अगर आपने कुछ रचा है तो वो आपके जाने के बाद भी रह जाएगा। नंदन हितैषी जी की एक पंक्ति है, जो रचेगा वो बचेगा। हम यहाँ पर इसलिए हैं, क्यों हैं? हम आमतौर पर बाहर जवाब नहीं दे पाते कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा विचार जो मेरे जाने के बाद भी बाकी रह जाएगा, इसीलिए हम रचते हैं और सृजन करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा खास लेखिका सोनू चौहान जी, मैं उनके लिए, और सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गया, जब किताब उनके पास मेरे पास आई, मैंने यही सारी चीज़ें दोहराई और उनके अंदर एक अजीब सी जीने की इच्छा हुई। और आज 2 साल हो गए उस बात को, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है धीरे धीरे। अभी भी 2 साल बाद भी वो बिल्कुल आराम से अपना जीवन जी रही हैं और लगभग 8 किताबें उनकी प्रकाशित कर चुके हैं, 3 किताबें उनकी प्रकाशित। मैं एक बार पुनः आज के जितने भी ऑथर हैं सबको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। कुछ सवाल मन में रह गए हैं, मैं उनसे एक बार फिर से, जो थोड़ा समय बचा हुआ है उसका उपयोग कर लें।
मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक फ़ोटो शूट हो जाए। आप नेहा जी उधर आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए या आप रहिए, मैं उधर आ जाता हूँ। मैं डॉक्टर विनय जी से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। इंक पब्लिकेशन के सचिव जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी, ये सभी पुस्तकें जिनका आज कार्यक्रम था और जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूली बिसरी धरोहर ब्रज भाषा पर आधारित आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रज भाषा के जो ये लोक गाथाएँ हैं वो आज विलुप्त होने की कगार पे हैं, और उन गाथाओं को मैंने बड़े रोचक तरीके से, रोचक ढंग से और उनकी आत्मा को न मरने देते हुए कुछ इस तरह से इस पर प्रस्तुत किया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि जी, सुरभि जैन जी, आप कुछ पाठकों के लिए यहाँ उपस्थित इस सभागार में विश्व पुस्तक मेला 2025 के विशेष अवसर पर आपकी किताब का बुक लॉन्च कार्यक्रम, कुछ पाठकों के लिए संदेश या कुछ कहना चाहें जो आपके मन में हो? All the generations present here, please read this book, apply the words, feel the words, and please start on your journey to self-discovery. Please आत्मखोज की towards आत्मखोज की यात्रा पे अग्रसर हुए। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। सविता सिंह सैवी जी, आज इनकी किताब का भी विमोचन था, टेम्पल टू टनल, द सिल्क यारा। कुछ इस सभागार के लिए, इस विशेष अवसर के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में सभी घटनाएं जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं। दुर्घटनाओं को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम लोग अच्छे इवेंट्स को जानते हैं, वैसे बुरे इवेंट्स के पीछे कैसे कैसे एफर्ट्स रहे हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने नेचुरल जो चीज़ें हैं वो, प्लस में आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर ये जानना कि किस टाइप की मशीनें, क्या सरकार ने सोचा, किस तरीके की लोगों की भावनाएं थी और वहाँ पे कितने कितने लोग थे, तो वो सब मैंने इसमें सम्मिलित किया है। एंड आई होप यू आर गोना लाइक इट, सो प्लीज गो अहेड विद इट। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको पुनः। प्रतिमा पुष्प जी, कठपुतलियाँ जीवित है, कुछ कहना चाहेंगी इस विशेष अवसर पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं होने दिया जिस समय से ये मिले थे। और मेरे बेटे की, क्या बेटी छोटी है, उसकी एज में है, लेकिन इन्होंने अपनी बड़ी बहन का रुतबा दिया मुझे। और ये इस उपन्यास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कहानियाँ तो बहुत सारी मिलके एक उपन्यास बनती है, कहीं न कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कौन होता है? वो स्वयं लेखक होता है। उसकी आंखों देखी बातें होती हैं, उसके अपने निजी अनुभव होते हैं। ये बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में ये किताब छप के हमारे हाथ में आई, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जैसे मेरी माँ की गोद मुझे मिल गई। सचमुच रचनाएं जो होती हैं, कहा जाता है वो एक नवजात शिशु की तरह होती है। तो जब भी हम उनको हाथ में लेते हैं, मेरे साथ भी 2009 में जब ऐसा मौका आया तो मुझे भी जो फील हुआ वो मैं समझ सकता हूँ। और ये एक ऐसा फील है, ऐसी फीलिंग है जो हम शेयर नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलका गुप्ता जी, आपकी दस्तक। और मैं बताना चाहूँगा अलका गुप्ता जी की ये पहली किताब है, पहली काव्य रचना है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ पाठकों के लिए, हमारे लिए, या इस किताब के लिए, या जो भी आपके मन में है, जो आप वहाँ पर थी नहीं कह पाई, मैं चाहूँगा कि इस विशेष अवसर पर, विश्व पुस्तक मेला 2025 के अवसर पर, आप कुछ लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूंगी, जो कि वर्षों से मेरे आंखों में जो सपना पल रहा था कि मेरी भी पुस्तक आए, उसका सपना आपके थ्रू साकार हुआ। आपने इतना संबल दिया, इतना आपने सहारा दिया, आपने प्रोत्साहित किया, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठकों के लिए तो मैं यही कहूँगी, मेरा काव्य संकलन 70 ऐसी कविताओं का एक
सुगंधित गुलदस्ता है जो पाठक को सकारात्मकता से भर देगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। और मैं अपने जो लेखन यात्राओं में जो मेरे सहभागी रहे, कई बार ऐसे मौके आए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि लेखनी का साथ समझो छूट ही सा गया। जीवन की आपाधापी में बिल्कुल भूल ही चुके थे कि हाँ हम भी लिख सकते हैं। बहुत ऐसा समय आया, लेकिन उस समय मेरे पुत्र पुत्री, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सहारा दिया। मेरी बेटी ने स्पेस ली और मेरे बेटे ने बहुत बहुत हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं आप आगे बढ़ो, आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो। और फिर से उन्होंने मुझे मेरी लेखनी मेरे हाथ में थमा दी और फिर मेरी लेखनी चल पड़ी और चलते चलते वो आज यहाँ तक पहुँच गई कि मैं पुस्तक मेले के मंच से आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप नेवर अवे फ्रॉम यू, 2 शब्द आप इस सभागार के लिए। मालूम है कि अगले सत्र का समय हो गया है, लेकिन शुक्रिया आपका मेरे को वक्त देने के लिए। नेवर अवे फ्रॉम यू में आबिर गांगुली, मोइन मुखर्जी, राधिका चैटर्जी और लतिका सेठ, ये आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच के लिए चरित्र है। प्लीज़ इनको जानने की कोशिश कीजिए, खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उन लोगों से आप लोग खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। यहाँ पर हम लोग मुझे पता है समय समाप्त हो गया। आई वुड लाइक टू थैंक यू। जी मैं वहाँ पर बाहर मिलूंगा, मुझे जितना भी धन्यवाद आप देना चाहें वहाँ पे आके दे सकते हैं। यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं एनबीटी के दूसरे लोगों का कार्यक्रम है, उनको उसके लिए तैयार होना है। बस आपका 10 सेकंड लेना चाहूँगा, एक फोटोशूट, एक बराबर सब लोग खड़े हो जाएं, आप भी आइए और एक बस फोटोग्राफ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैमरा की तरफ देखिए सर, कैमरा की तरफ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीटी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया।